यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो अपना यूकेटी का टेस्ट है, ज्योग्राफी का टेस्ट था, ठीक है। इसमें पहला जो पार्ट 1 था पहले टेस्ट का, करीब 50 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से कराए थे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे करीब 51 या 52 से जो भी होगा मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ सेकंड पार्ट में, राइट। पहला पार्ट में मैं 50% क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो यहाँ से सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी है और यहाँ पर कुछ इसके करंट के भी टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे देखो जो ज्योग्राफी का टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि जिसे बहुत ज़्यादा इसमें करंट मैंने यूज यहाँ पर नहीं किया है, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा करंट यूज यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का टेस्ट रहेगा वो मैं हर मंथ के वाइज अलग अलग टेस्ट निकालूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का पूरा पूरा वो पेपर रहेगा आपका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी तो देखेंगे यहाँ पे, और आप इसके क्वेश्चन देख सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन इसके अच्छे हैं। एक एक जो जैसे कि जो सोर्स है, मटेरियल है, वहाँ से इसके क्वेश्चन निकाले गए, क्या कहाँ पे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें टेस्ट सीरीज बनाया गया। और मार्केट में भी अवेलेबल है, 2 टेस्ट अभी ज्योग्राफी के आ चुके हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। तीसरा टेस्ट आपका कल या परसों में हिस्ट्री का भेजेगा, तो वो भी आपका मिलेगा, ठीक है। बाकी सब पेपर मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पार्ट 2 का। यहाँ से जैसे 52 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोले निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये कोयला, लोहा, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से संबद्ध है, ठीक है। और सेकंड है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। ये सेकंड बात बोला है। तीसरा इसका है, एक विशाल भूकंपी भ्रंश से इसे राजमहल पहाड़ियों से पृथक करता है, राइट। तो ये जो तीनों कथन है, ये तीनों कथन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मेघालय पठार की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो एक और दे रखा है मध्य उच्च भूमि है उसकी बात कर रहे हैं, ये थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं, या पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मेघालय का जो पठार है, इसकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, पूरा तीनों स्टेटमेंट ये, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये कोयला क्षेत्र, जो ये क्षेत्र कोयला, लोहा, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज से संबद्ध होगा, राइट। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा भी प्राप्त करेगा, ठीक है। और विशाल भूकंपी भ्रंश जिसे राजमहल जो या गारो भ्रंश है उसे भी कहा जाता है इसे, और इसे मुख्य रूप से प्रायद्वीप भारत से अलग कर सकता है, ठीक है। तो ये सब तीनों बातें इसकी मेघालय की पठार की। क्वेश्चन 53 है, ये बंगाल और असम में साइकिल आने वाली खतरनाक जो तड़ी झंझा है, शाम के समय जो यहाँ पर तड़ी झंझा होती है वो आती है, इसकी जो कुख्यात प्रकृति से इसे काल वैसाखी अर्थात वैसाख महीने की आफत समझा जाता है। चाय, जूट और यहाँ पर चावल की खेती के लिए ये वर्षा उपयोगी होती है। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थानीय तड़ी झंझा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ से 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको सोचना है। देखो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा नॉर्वेस्टर, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नॉर्वेस्टर ये वर्णन नॉर्वेस्टर जो उसका है, और जिसे यहाँ पर असम और पश्चिम बंगाल में स्थानीय रूप से काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इसकी प्रकृति जो होती है काल वैसाखी अर्थात वैसाख महीने की आफत के रूप में भी मानते हैं इसको, ठीक है। ये जूट, चाय, चावल की खेती और उसके लिए उपयोग और उपयुक्त वर्षा यहाँ पर कराता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सीफ और वाखान निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? सीफ और जो वाखान है ये प्रकार हैं किसके? देखो ये प्रकार है बालूका स्तूप के प्रकार हैं, ठीक है। सीफ और वाखान मरुस्थल में बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो बालूका स्तूप होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, उसके नाम होते हैं। आपसे देखो यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन में सैंड ड्यून्स भी लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ है, तो याद रखना है। तो जैसे सैंड ड्यून मैं आपको बता रहा हूँ कि सैंड ड्यून बालूका स्तूप बोलते हैं इसको, ठीक है। सैंड ड्यून से आप शायद समझ जाओगे, राइट। बालूका स्तूप थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, तो ये चीज़ आपको लिख लेना है ब्रैकेट में करके, ये सब की पॉइंट इसके। तो बालूका स्तूप इसके रूप में जानते हैं। और सीफ जो होता है एक लंबी चक्री समानांतर रेत की रीज होती है, और वाखान क्या होता है एक प्रकार का परवलिक टिब्बा होता है। तो ये सब याद रखना है आपको। आंसर डी करेक्ट है। यहाँ 55 क्वेश्चन है 55 नंबर, अकाल, त्रिकाल, जलकाल संबंधित है किससे? ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। बहुत लोगों ने यहाँ पर बाढ़ भी मारा हुआ था, ठीक है ना। तो बाढ़ से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि अकाल, त्रिकाल, जलकाल ये सब सूखा या ड्रॉट है उससे संबंधित होगा, ठीक है। ये जो भारतीय यहाँ पर कृषि और यहाँ पर जीवन को प्रभावित करने वाला होता है, जैसे कि अकाल होगा यहाँ पर भोजन की कमी, राइट। और त्रिकाल होता है भोजन चारा, राइट। और यहाँ पर जल की कमी। जो जल काल होता है वो जल की कमी। तो यहाँ से तीनों बात आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 है, निम्नलिखित में से किन प्लेट सीमाओं के किनारे परपट्टी नष्ट नहीं होती है? आंसर हो जाएगा 56 का, एक तो पहला स्टेटमेंट बोला है अभिसारी सीमा,
ठीक है। अब इस सारी सीमा क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, ये नष्ट होती है और एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर बात गलत हो गई, पूछ रहा कौन सी नहीं नष्ट होती है। अपसारी जो होती है ये क्या होती है, यहाँ नई प्रॉपर्टी बनती है, जबकि यहाँ पर प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होती है, ये बात सही है। रूपांतर सीमा में यहाँ पर क्या प्लेट एक दूसरे के समानांतर फिसलती हैं और प्रॉपर्टी ना बनती है और ना ही नष्ट होती है। तो ये बात ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर नष्ट भी नहीं हो रही, ना बन रही है ना। पूछे कौन सा नष्ट नहीं होती है, तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। दो करेक्ट है, कौन सा 2 और 3। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर दर्रा और यहाँ पर इसकी राजधानी रखें। यहाँ पर 2 जिला नहीं होगा, जो जिला होगा, ठीक है। जो जिला अरुणाचल प्रदेश, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। अगला सिपकिला हिमाचल प्रदेश, यहाँ से सही है। जिलिपला सिक्किम, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से सही है। बड़ा लाचा दर्रा उत्तराखंड में नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर जो इसमें स्टेटमेंट में, हाँ यहाँ पर बड़ा लाचा दर्रा उत्तराखंड में नहीं बल्कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से ये बात सही हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं। तो देखो यहाँ से जो आंसर मैंने कराया इसमें 2 और 3 बात इसमें सही है, ठीक है। 2-3 बात सही है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 स्टेटमेंट बी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, राइट। कौन सा, बी नंबर स्टेटमेंट 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वायुमंडल में संघनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। संघनन प्रक्रिया को इनमें से कौन से जो कारक है जो प्रभावित करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, यहाँ से जो सही आंसर है, एक तो वायु का आयतन, ठीक है। जो वायु का आयतन है घनत्व और दाब को प्रभावित करता है। तापमान क्या होगा, हवा के घनत्व को भी दाब को प्रभावित करेगा, जिससे हवा ऊपर उठेगी या नीचे आएगी। और आर्द्रता क्या होगा, आर्द्रता यहाँ पर हवा के घनत्व को प्रभावित करती है, नम हवा शुष्क हवा से हल्की होती है। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका जो 1, 2, 3 सी बात यहाँ से करेक्ट है। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेनिटसिमल का सही वर्णन करता है। प्लेनिटसिमल है, इसका सही वर्णन करता है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा देखो यहाँ पर जो 59 है, ये क्या एक ग्रह निर्माण का प्रारंभिक चरण में विद्यमान अर्धचंद्रिक का लघु पिंड होता है, ठीक है। जो प्लेनिटसिमल होता है ये ग्रह निर्माण की प्रक्रिया होती है, एक चरण मानते हैं। ये छोटे ठोस पिंड हैं, उनके धूल के जो गैस होती है, बादल नेबुला जो है, उसमें टकराने पर चिपकने से बने रहते हैं और ये अरबों वर्षों में एक बार साथ मिलकर प्रोटोनोप्लेट्स जैसे अंधतापूर्ण ग्रह बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा, 59 का करेक्ट आंसर ये यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के मुख्य घटक हैं। मृदा के मुख्य घटक इनमें से कौन से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का, एक तो ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होगा, जैविक सामग्री होती है। जल आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के रंध्र है, उसमें प्रोस में पाया जाता है। वायु आपका मिट्टी के जो मतलब रंध्र है उसमें भी देखा जाएगा, ठीक है। और खनिज कण यहाँ पर चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होता है। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 60 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा, चारों, ठीक है। 60 के चारों आंसर यहाँ से करेक्ट होंगे। आंसर यहाँ से क्या है, आंसर डी तो नहीं दे रखा है यहाँ पर, हाँ बी नंबर दे रखा है। ये चारों जहाँ पर करेक्ट है वो बी होगा, ठीक है, डी नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान का वितरण प्रभावित करते हैं। आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर, एक तो अक्षांश, ठीक है। अक्षांश क्या होगा, ये अक्षांश यहाँ पर जो होते हैं ये भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है और ध्रुवों पर कम हो जाता है, ठीक है, पहला सही है। प्रचलित पवनें जो होती हैं ये पवनें गर्म सतह से जो जल है उसको एक क्षेत्र से दूर ले जा सकती हैं, या यहाँ पर ठंडे जल को ऊपर ला सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जल का जो असमान वितरण है ये क्या होगा, भूमि जल का जो असमान वितरण है यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अधिक भाग होने के कारण तापमान में अधिक भिन्नता होती है। तो तीनों बातें यहाँ से क्या है, करेक्ट होंगी। आंसर क्या होगा, 61 का ए स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 1, 2, 3 का ए पर है, राइट। तो क्या होगा, 61 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता होती है। देखते हैं इसको।
उष्णकटिबंधीय सतह वनकण की जो विशेषताएं होती हैं, एक तो पहला, लंबे और छोटे आकार के वृक्षों के साथ भली भांति स्त्रीकृत होना, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, पत्तियां न गिरना, राइट, या ना गिराना, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये वन वर्ष में किसी भी समय पत्तियां नहीं गिराते हैं, बल्कि यहाँ पर अलग अलग समय पर पत्तियां गिराते हैं, जिसलिए यहाँ पर वर्ष भर हरे बने रहते हैं सदाबहार। तीसरी बात, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन वनों में पनपने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, न कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम। गलत हो गया, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 62 का करेक्ट आंसर पूछा, सही होगा तो 1 और 2, ये बात यहाँ से 62 की करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 है, परत अपरदन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। पहला क्या होगा, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर परत अपरदन एक प्रकार का जल अपरदन होता है। यह भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। सेकेंड, इससे महीन और अत्यधिक उपजाऊ ऊर्जा, जो उपजाऊ शीर्ष मृदा का कटाव होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें महीन और यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ ऊर्जा, जो शीर्ष मृदा का कटाव होता है इससे, ठीक है। और ये परत अपरदन में पानी की जो मिट्टी है उसकी परत की सबसे ऊपरी परत होती है और महीन और पोषक तत्वों के भरपूर होती है ये, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, शीर्ष मृदा ही यहाँ पर सबसे उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर इस अपरदन से कृषि उत्पादकता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह अपरदन अक्सर अदृश्य होता है और किसानों को इसकी जानकारी तब होती है जब उसकी पैदावार घटने लगती है। तीसरी बात है, इससे उन्नत भूमि स्थलाकृति का निर्माण होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इससे उन्नत भूमि स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 63 का जो करेक्ट आंसर है, ओनली 1 और 2 करेक्ट है, ये बात सही है। 64 है, जेट स्ट्रीम के संबंध में विचार करने कौन सा सही है। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली ऊपरी वायु परिसंचरण की पवनें होती हैं। पहली बात, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल की ऊपरी परत जो होती है, क्षोभमंडल की जो ऊपरी परत है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली तेज सक्रिय हवा होती है, ठीक है, पहली बात सही। सेकंड बात, पृथ्वी की सतह पर उबड़ते पर्वतों और उच्च भूमि की उपस्थिति का इसका पैटर्न बदल सकता है। सेकंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर उभरते पर्वतों और उच्च भूमि जैसे हिमालय की उपस्थिति है वो बारिश हो सकती है, जिससे इसका पैटर्न विक्षेपित हो जाता है। तीसरा, जेट स्ट्रीम भारत में मौसम स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम जो होती है विशेषकर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत में मौसम की स्थिति को बहुत प्रभावित करती है, जैसे कि ये पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के आगमन को नियंत्रित करती है। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से 64 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 65। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर यहाँ से। कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां, एक तो यहाँ से वोल्गा, ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी होगी। सेकेंड बात क्या बोल रहे देखते हैं ऊपर, पहला तो करेक्ट हो गया। सेकेंड बात, यूराल में क्या होगा, देखो यूराल कैस्पियन सागर में गिरती है, ये भी बात यहाँ से क्या होगा इसका, देखते यूराल भी देखते हैं। डेन्यूब क्या होगा, डेन्यूब यहाँ पर काला सागर में गिरती है, तो डेन्यूब यहाँ से गलत होगा, यूराल इसमें गिरती है तो यूराल वाली सही होगी। 1 और 2 बात यहाँ से सही है, ठीक है। पूछा क्या है, सही उत्तर चुनना है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। वोल्गा यहाँ पर जो एक सही था, डेन्यूब यहाँ पर क्या होगा गलत होगा, और यूराल यहाँ पर इसका सही था, ठीक है। तो आंसर 1 और 2 यहाँ पर होना चाहिए इसका, तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, महासागरीय तरंगों के संबंध में विचार करना है। ये महासागरों की गहरे तटस्थ जलीय जो जल है उसकी मौसमी निश्चित गति को संदर्भित करती है। पहली बात क्या होगी, 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर महासागरीय तरंगें समुद्र के गहरे तलस्थ होते हैं जल की मौसमी निश्चित गति को संदर्भित नहीं करती है, तो ये बात गलत होगा। विनाशात्मक तरंगें महाद्वीपों की तटरेखा पर पाई जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विनाशक जो तरंगें होती हैं ये तटरेखाओं पर अपरदन
करती हैं, ना कि यहाँ पर महाद्वीपों की तटरेखाओं को संदर्भित करेंगी। दोनों बातें गलत हैं। 66 का आंसर डी। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी झीलें होती है? भ्रंश घाटी झील में से कौन सी होती है? करेक्ट आंसर 67 का हो जाएगा यहाँ से। ये एक तो देखो टिटिकाका झील जो है ये एक भ्रंश घाटी झील क्या है, नहीं होती है, ठीक है, बल्कि एंडीज पर्वतमाला स्थित एक विवर्तनिक झील है। ये उत्तर में जो विकल्प है यहाँ पे, इसमें देखो कुछ थोड़ा डाउट था आंसर में, तो यहाँ से देखो जो टिटिकाका झील है यहाँ से एक भ्रंश घाटी झील नहीं है, तो गलत हो गया ये। उसके बाद जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर को देख लेते हैं अभी। कैस्पियन सागर ये एक अंतर्देशीय सागर है जो एक प्राचीन महासागर का अवशेष है। तीसरी बात टैंगानिका झील, टैंगानिका झील एक भ्रंश घाटी झील है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एक तीसरा आंसर यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और कैस्पियन सागर क्या था? यहाँ पर सागर एक अंतर्देशीय सागर था जो प्राचीन महासागर का एक अवशेष था, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ यहाँ से तीसरा होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए आंसर? सिर्फ तीसरा आंसर करेक्ट होगा। कौन सा? ये केवल 3। तो करेक्ट आंसर यहाँ से केवल 3 इसका होना चाहिए। केवल 3 स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है तो आप लिख सकते हो ऐड करके अपना, केवल 3 इसकी बात करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मृदा क्षेत्र, लाल मृदा, पीट मृदा और लवणीय मृदा, कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं बताना है 68 में। यहाँ पर देखो सही सम्मिलित हो रहे हैं। पहला लाल मृदा पश्चिमी घाट का पीठ मोड क्षेत्र होता है, वो यहाँ से करेक्ट होगा। पीठ मृदा उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, ये गलत, क्योंकि पीठ मृदा या पीठ दलदली मिट्टी उत्तराखंड के भागों में, दक्षिण भागों में नहीं, बल्कि यहाँ पर मुख्य रूप से केरल, ओडिशा, तमिलनाडु वहाँ पर पाए जाते हैं, तो गलत हो गया। तीसरा लवणीय मृदा में पूर्वी तट का डेल्टा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र होता है, ये बात सही है। 1 और 3 सही है, तो 68 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 69 करेवा की उत्पत्ति के संबंध में विचार करना, कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर जो सही नहीं है स्टेटमेंट ये हो जाएगा यहाँ से इसकी। करेवा भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि करेवा उत्तरी भारत में पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम में नहीं, बल्कि यहाँ पर कश्मीर है वहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर घाटी में, तो गलत होगा। करेवा हिमनदों द्वारा बहाकर मैदानों में लाए गए जलोढ़ के मोटे निक्षेप होते हैं, क्योंकि करेवा जो होते हैं हिमनद द्वारा लाए गए निक्षेप नहीं होते, बल्कि एक मुख्य रूप से झील निक्षेप होते हैं जो एक बार कश्मीर घाटी के स्थित विशाल झील में जमा हुए थे। सेकेंड बात गलत है। थर्ड करेवा की स्थानीय किस्म जाफरान के लिए खेती के लिए उपयुक्त होगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका यहाँ से करेवा की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सही है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, तो देखो जो सही नहीं है स्टेटमेंट यहाँ से वो जाएगा, यहाँ पे पूछना चाहिए इनको कौन सा सही है ना। 69 में अपने हिसाब से देख लेते हैं, पहला गलत है और दूसरा सही। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा, क्या पूछा उससे मतलब नहीं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या चीज़ यहाँ पर सही है। पहला गलत है, दूसरा गलत है और तीसरी बात यहाँ पे इसकी सही है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होना चाहिए 69 का, राइट। आगे रखते हैं क्वेश्चन 70 नंबर है, हैरी हेज द्वारा प्रस्तावित सागर नितल प्रसरण की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 70 को। पहला, ये ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से महासागरीय परपटी के निर्माण की व्याख्या करता है। पहली बात क्या होगी? 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से मध्य महासागरीय कटक का निर्माण की व्याख्या करता है। सेकेंड, ये मध्य स्थली या मध्य महासागरीय कटक पर होने वाली प्रक्रिया होती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य महासागरीय कटक पर होने वाली नई परपटी निर्माण की व्याख्या करता है, न केवल प्रक्रिया की, तो ये बात गलत होगा। ये महासागरीय जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसका सिद्धांत अस्वीकार करता है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय सिद्धांत है इसको अस्वीकार नहीं करता बल्कि इसे सिद्ध करता है, बताता है। तो एक सिर्फ यहाँ से करेक्ट होगा आंसर इसका, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, कौन सही नहीं है? 2 और 3, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 है, निम्नलिखित का प्रकार जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर ये विवर्तनिक पठार, जो अंतरा पर्वतीय पठार है, लुईस का पठार है, तो बताना है इसमें। आंसर हो जाएगा 71 का। विवर्तनिक पठार क्या होता है? विवर्तनिक पठार गतिविधियों से निर्मित अंतरा पर्वतीय पठार होता है,
मतलब यहाँ से वो इसका जो पठार होगा ये विवर्तन गतिविधियों से निर्मित होता है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये होता है। सेकंड, अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? अंतर पर्वतीय पठार जो होगा ये एक या अधिक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होता है। उदाहरण के लिए तिब्बत का पठार, ठीक है। और लोएस का पठार क्या होता है? लोएस का पठार हवा से जमा किए गए जो बारीक गाद होती है उससे निर्मित होता है। तो इनमें से किसके उदाहरण हो जाएंगे? इनमें से यहाँ पर जो होगा तो ये हो जाएंगे, ये उदाहरण होंगे इसमें। इसमें पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है सेकंड। देखो सेकंड वाला यहाँ पर बोला अंतर पर्वतीय पठार एक विशिष्ट प्रकार का पठार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहिए इसको कि यहाँ पर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का पठार है, ऐसा पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये अंतर जो पर्वतीय पठार है एक विशिष्ट प्रकार का पठार होगा। तो केवल 2 यहाँ से इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसका करेक्ट आंसर होगा 71 का। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्यटक स्थल प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्थल भी है? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर। एक तो गैलापागोस द्वीप, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है क्योंकि गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। हवाई द्वीप, हवाई यहाँ पर ये भी यहाँ से क्या होगा? हवाई एक यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भी सही है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशाल ज्वालामुखी कॉल्डेरा जो अपने गीजर हॉट स्पॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। तीनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 72 का आंसर हो जाएगा डी। 73 पूर्वी तटीय मैदान के संबंध में विचार करना है। ये मैदान उभरी हुई तटरेखा के उदाहरण होता है। पहली बात क्या है? 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर यह मैदान जो गोदावरी और कृष्णा के बीच है और ये कोरोमंडल तट कृष्णा से कन्याकुमारी तक होगा और ना कि यहाँ पर सिर्फ तटरेखा का, ये अधिक कटाव वाला तट नहीं होगा। ये मैदान ये मैदान पश्चिम तटीय मैदान में चौड़ा होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसकी तुलना में चौड़ा है क्योंकि यहाँ पर स्थान का क्षेत्र और बड़ी नदियाँ यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। इसका माध्यपीय सेल्फ विस्तृत है जो इसे पतले पलटन रेल आदर्श के लिए बनाता है। तीसरी बात में से सही है। आंसर 2 और 3 सही है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 74 भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी या बंगाल की शाखा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, म्यांमार के तट के निकट स्थित अराकान पहाड़ी इसे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। पहली बात 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि म्यांमार के तट के निकट स्थित अराकान योमा पहाड़ी से यह शाखा भारत की ओर विक्षेपित होती है, ना कि यहाँ पर उपमहाद्वीप की ओर। ये बात गलत हो जाएगी। हिमालय और यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में निम्न ताप का प्रसंचरण की उपस्थिति के कारण ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। सेकेंड बात भी गलत है क्योंकि हिमालय और यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में निम्न ताप की उपस्थिति के कारण ये 2 शाखा में नहीं बल्कि यहाँ पर 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक तो बंगाल की खाड़ी, गंगा का मैदान और पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 74 का यहाँ से दोनों बातें गलत हैं। सही पूछा है तो क्या होगा आंसर इसका? कोई सही नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 पृथ्वी वायुमंडल के विकास के संबंध में विचार करना है। गैस उत्सर्जन, आरंभिक वायुमंडल का लोप और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का वृद्धि, इनमें से कितनी जो है इसमें से सही कालक्रम को सर कौन सी होगी, है ना, ये पूछा है। तो सही कालक्रम जो होगा इसका ये हो जाएगा 75 में। एक तो पहला पृथ्वी के वायुमंडल का विकास का सही क्रम होगा जिससे गैस उत्सर्जन सबसे पहले आएगा क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इसका निकलना, ठीक है। पहला आरंभिक वायुमंडल का लोप, आरंभिक वायुमंडल का लोप हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के सौर पवन के कारण अंतरिक्ष में खो जाना और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में वृद्धि। इससे क्या होगा? ये साइनोबैक्टीरिया जैसे जो जीव हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन, जिससे वर्तमान में ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण बना रहे। तो तीनों बातें यहाँ से क्या है 1, 2, 3 ऐसे सीरियल से आएंगे, ठीक है। तो ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 76 नंबर। 76 से भारतीय मानसून है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। भारतीय मानसून के बारे में विचार करते हैं। इसमें पहला है समुद्र से स्थलीय दूरी की वृद्धि के साथ मानसूनी वर्षा में समानता गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाती है। पहली बात यहाँ से
गलत है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र से स्थलीय दूरी की जो वृद्धि है, साथ साथ मानसूनी वर्षा में समानता कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि हवा अपनी नमी खो देती है, ना कि वृद्धि होगी इसमें। पहले गलत है। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर निर्मित चक्रवाती वर्षा गर्त, जो चक्रवाती गर्त वर्षा का स्थानिक वितरण निर्धारित करती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के शीर्ष निर्मित चक्रवाती जो वर्षा का स्थानिक वितरण निर्धारित करती है, और खासकर उत्तर भारतीय मैदानों में। आंसर क्या होगा? सिर्फ तो करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां पूर्वी और यहाँ पर पश्चिमी घाटों का मिलन बिंदु होती है? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। 78 है, भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करना है। महादेव पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। इनको पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाना है। पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाएंगे तो क्या होगा? पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाएंगे तो यहाँ से महादेव की पहाड़ी जो यहाँ पर है पहले हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहला वाला। दूसरा सतमाला पहाड़ी, ये कहाँ पर है? MP। सतमाला पहाड़ी आपको जाएगी महाराष्ट्र, महादेव के पूर्व में, ठीक है। और कैमूर की पहाड़ी आपको जाएगी बिहार, मध्य प्रदेश, तो यहाँ से इसके मध्य भारत में। इसके बाद ये हो जाएगी तीसरी, और चौथी छत्तीसगढ़ झारखंड में, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो यहाँ से जो बोला है कि पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व आएंगे तो 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3, राइट। मतलब 1 2 4 3 कहाँ है? 1 2 4 3 डी नंबर पे। 78 का डी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं 79 नंबर, आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा? इसका निर्माण पृथ्वी की परपटी में मैग्मा के ठंडे होने से होता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, इन्हें प्राथमिक चट्टाने के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें प्राथमिक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे पहली जो यहाँ पर निर्मित निर्माण चट्टानें थी और अन्य सभी चट्टानों से उत्पन्न होती है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, तीनों सही है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसमें 79 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, भ्रंशोत्थ पर्वत के संबंध में विचार करना। इसका निर्माण पृथ्वी की परपटी में संबलन फोल्डिंग के कारण होता है। पहला बात 80 का यहाँ से जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की परपटी संवहन के कारण नहीं, बल्कि यहाँ पर तनाव बलों जो होते हैं, जो टेंशनल फोर्स होता है, उसके कारण होता है, ठीक है। यूरोप में राइन घाटी भ्रंशोत्थ पर्वत की प्रणाली है। सेकंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में राइन घाटी एक भ्रंश घाटी है, जिसके किनारे वोक्सेस और ब्लैक फॉरेस्ट जो होते हैं भ्रंशोत्थ पर्वतों के एग्जाम्पल मानते हैं। तो क्या होगा यहाँ से? उस उपयुक्त में से कौन सा सही है ना? तो यहाँ से जो तीसरी बात है, यहाँ पर स्टेटमेंट एक थोड़ा सा मिस हो गया। तीसरा स्टेटमेंट होना चाहिए था यहाँ पर कि ये पहाड़ी भ्रंश के कारण जो होते हैं उत्थान और ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक पर्वत वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए था तीसरा आप लिख सकते हो बात इसकी कि जो ये पहाड़ियाँ हैं भ्रंश के कारण उत्थान वाले ब्लॉक्स होते हैं। तीसरी बात भी यहाँ से सही होती है इसकी, ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा ना? तीनों बातें नहीं, पहली बात गलत थी, दूसरी तीसरी बात यहाँ पे सही है। तीसरी क्योंकि मिस प्रिंट है इसमें, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका क्या? सी, है ना। 2 और 3, एक स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इसकी जगह तो आप लिख सकते हो ये, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकेशन की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। ये सबसे अच्छा वर्णन करता है जो ये चट्टानों के अपर्दन और डेल्टाई मैदानों में उनके निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। सिलिकेशन अपर्दन के माध्यम से सिलिका मिट्टी गाद के कणों को टूटने से फिर उसके जमाव निक्षेपण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है। तो बी यहाँ से करेक्ट होगा। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कावेरी नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा, एक तो देखो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ, इनमें से एक तो कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। और जो मंजिरा गोदावरी की सहायक नदी होगी, गलत हो गया। भवानी कावेरी की सहायक नदी है, और यहाँ पर कोयना जो कृष्णा की सहायक नदी है। आंसर क्या होगा? 1 और 3, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 82 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 83 नंबर। 83 नंबर है, जालीनुमा जल निकासी प्रतिरूप संदर्भ में विचार करना है। नदियों की प्राथमिक सहायक नदियाँ
एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियाँ उन्हें समकोण पर मिलती हैं। पहली बात 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि जलीनुमा जो प्रतिरूप है प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे से समांतर बहती हैं, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक सहायक नदियाँ उनमें से समकोण पर मिलती हैं, न कि उनके समानांतर। गलत हो जाएगा। सेकेंड है अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ जलीनुमा प्रतिरूप से अनुसरण करती हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी ये भी, क्योंकि यहाँ पर जलीनुमा प्रतिरूप अमरकंटक से निकलती वाली नदियाँ का नहीं, बल्कि यहाँ पर वलित जो पर्वत होते हैं उसके क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिरूप को लेकर एकांतर क्रम में दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बात गलत है, दोनों गलत हैं। 83 का आंसर डी। 84 है भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 84 को। पहला है यद्यपि पश्चिमी घाटों में उच्च वर्षा होती है, परंतु वर्षा परिवर्तनशीलता कम है यहाँ पर। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सेकेंड, वर्षा राजस्थान में कम वर्षा होती है, परंतु उच्चशीलता उच्च होती है यहाँ की। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी सही, क्योंकि राजस्थान में कम वर्षा होती है, लेकिन यहाँ जो परिवर्तनशीलता है, ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और कभी कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा और कभी कभी एकदम कम हो जाती है। तो यहाँ से ये बात सही है, दोनों बातें क्या एकदम सही थी, तो आंसर हो जाएगा इसका दोनों करेक्ट है, सी। 85 है निम्नलिखित में से किन गतियों का मंद बहुचलन संचलन के रूप में वर्गीकृत किया सकता है। आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो सेकेंड वाला क्या पर मृदा का प्रवाह, और एक जो यहाँ से स्खलन होगा, लैंडस्लाइड होगा, तीव्र गति। ठीक है, ये जबकि जो मृदा विसर्पण होता है ये मंद गति होती है, ये इसकी तीव्र गति होती है, इसकी भी तीव्र गति होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बोला मंद बहुसंचलन के रूप में वर्गीकृत किया सकते हैं। किसको, तो सिर्फ मंद वाले को आप बता सकते हो, मृदा वाले को, तो यहाँ पर ये मंद गति करती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर पूछा इसमें कि मंद को लेकर सही कौन सा है, तो यहाँ से होना चाहिए ए। ठीक है, लेकिन अगर पूछता कि यहाँ पर जो तीव्र को लेकर पूछा तो यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, देखो आंसर से आपको मतलब नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, आपको चीज़ों को पढ़ो कि यहाँ पर क्या चीज़ें बोल रहा है, किस चीज़ में आपको क्या बताना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आंसर कुछ है ना, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है जो प्रिंट करने में, स्टेटमेंट जो मैंने प्रिंट कराया है इसमें, तो स्टेटमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो इसका हो गया है, तो वो चीज़ आपको मैनेज करके चलना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से इस चीज़ों को आपको सही समझना है। ठीक है, व्याख्या एकदम सही दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ आंसर के जो जैसे कि यहाँ पर आंसर मान लो इसमें बी दे दिया है, राइट, तो बी यहाँ पर जो मिसप्रिंट है उसकी वजह से यहाँ पे बी दे दिया है ना, कि क्या पूछा क्या नहीं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो जो आंसर इसका होगा वो सही ए होगा। ठीक है, बाकी जो व्याख्या एकदम सही दी हुई है, जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा वो छपने में प्रिंट ऐसा हो गया है, राइट। बाकी मैं आपको यहाँ से क्लियर समझा रहा हूँ कैसा कौन सा होगा। 86 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल संभर शब्द का सही वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर, जल संभर का शब्द का जो वर्णन करता है किसी नदी की उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है। जल संभर या अपवाद्रोणी उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां वर्षा का जल किसी नदी, झील या समुद्र में बहता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 86 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है ऊष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा गलत है। ठीक है, ऊष्मा बजट के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है यहाँ से हो जाएगा ये पृथ्वी की सतह के द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में प्राप्त कुल ऊर्जा को संदर्भित करता है। ठीक है, ऊष्मा बजट के संबंध में ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ऊष्मा बजट पृथ्वी की वायुमंडल द्वारा सतह द्वारा विकिरण के बीच संतुलन को संदर्भित करता है, ना कि यहाँ पर इसकी केवल पृथ्वी की परपटी से ऊर्जा प्राप्त करने को। तो ये बात गलत हो जाएगी। 88 नंबर देखते हैं जलोढ़ मृदा के संबंध में विचार करना है। बांगर पुराना जलोढ़ और यहाँ पर कंकड़ नामक कैल्शियम युक्त निक्षेपों से बना होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बांगर होता है पुरानी जलोढ़ और यहाँ पर कंकड़ नामक जो कैल्शियम युक्त है उससे निक्षेप पाए जाते हैं। सही है। खादर बाढ़ के मैदान का अपेक्षाकृत नवीन निक्षेप और उपजाऊ होता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो खादर है बाढ़ के मैदानों का अपेक्षाकृत नवीन निक्षेप होता है और ये बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 88 का सी करेक्ट है। 89 नंबर है भारत में भूस्खलन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा उच्च सुभेद वर्ग के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक तो असम के मैदानी भाग अतिरिक्त जो समस्त यहाँ पर पूर्वोत्तर होगा वो, राइट, और सेकंड बात आपसे जो होगी तीसरी वाली छत्तीसगढ़ भी यहाँ से इसका सही, क्योंकि समान जोखिम दक्कन का पठारी भी आपका छत्तीसगढ़ में भी आएगा और
राजस्थान जो होगा ये कम जोखिम होगा, कम जोखिम और शुष्क क्षेत्र होगा ये, ठीक है। पूछा क्या है, कौन सा यहाँ पर उच्च सुभेद क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, उच्च सुभेद के अंतर्गत जो आएगा यहाँ से हो जाएगा 2 और 3, बी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों का भार के अनुसार घटते क्रम सही होगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा घटते क्रम के हिसाब से, एक तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना है, करीब यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट 46.6 मान सकते हो अगर परसेंटेज में देखोगे तो। उसके बाद यहाँ से सिलिकॉन करीब होगा आपका अप्रॉक्सिमेट 27.7, ठीक है। एल्युमिनियम आपका जो हो जाएगा यहाँ से, एल्युमिनियम लेकिन दे नहीं रखा है, एल्युमिनियम होना चाहिए था क्योंकि 8.1%, ठीक है। और लोहा यहाँ पर 5%, एल्युमिनियम का लोहा आता है, एल्युमिनियम अगर होता तो एल्युमिनियम यहाँ पर पहले होता। मैग्नीशियम आपका हो जाएगा जो होता है 2.1, मैग्नीशियम से ऊपर भी एक पहले है पोटेशियम 2.6%, उससे ऊपर सोडियम भी है 2.8%, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है, तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो, राइट। आंसर क्या होगा 90 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 91 दून स्थलाकृति के बारे में, या दून स्थलाकृति हिमालय की किस भाग का विशेष लक्षण होंगे। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। क्योंकि यहाँ पर दून अनुदैर्घ्य घाटियाँ जो शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच पाई जाती हैं, ये मुख्यतः हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जैसे देहरादून, कोटली टून, पाटली टून, इनका एक विशेष लक्षण बताता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जलमग्न तटों से संबंध है बताया गया है, मतलब इनमें से कौन सा है जिसे जलमग्न तटों से संबंध किया जा सकता है। पहला बोला इसमें अत्यधिक अनियमित समुद्र तट, पहला ऐसा करेक्ट होगा क्योंकि अत्यधिक जो यहाँ पर अनियमित समुद्र तट है, जलमग्न तटों के परिणामस्वरूप अक्सर अत्यधिक अनियमित जो जटिल तटरेखाएं बनती हैं जिसमें क्या होता है कई प्रवेशिकाएं और खाड़ियाँ होती हैं। सेकंड, किंकों की उपस्थिति, सेकंड भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो किंक होते हैं या क्रिक्स होते हैं, संकीर्ण ज्वारी जलमार्ग होते हैं जो अक्सर इन अनियमित तटरेखाओं में पाए जाते हैं। तीसरा, लेगून की उपस्थिति, लेगून जो होता है इसमें जलमग्न तटों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सभी जलमग्न तटों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं होती है, अक्सर ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बनते हैं। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक अनियमित समुद्र तट और यहाँ पर किंकों की उपस्थिति जलमग्न तटों को सीधे तौर पर संबद्ध कर सकते हैं। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, काली मृदा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें, ये मृदा चूने और लौह जो तत्व हैं उससे संबद्ध होती है। पहली बात क्या होगी, 93 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये मृदा चूने और जो लौह तत्व है आयरन उससे संबद्ध होती है, साथ ही मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम कार्बोनेट से भी होती है। सेकंड बात है, ये अति अल्प समयावधि तक आर्द्रता बनाए रखती है, सेकंड बात भी यहाँ से सही है, ठीक है, नमी बनाए रखती है। तीसरी बात है, ये मुख्य रूप से दक्कन पठार में पाई जाती है, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के मालवा पठार में भी, राइट। तो आंसर क्या होगा, तीनों करेक्ट है यहाँ से, 93 का करेक्ट आंसर डी। 94 है, 94 किधर गया, हाँ 94 यहाँ से 93 है, 94 नीचे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। विश्व के सभी दिन भागों में दिन और रात बराबर होती है, पहली बात। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दक्षिण गोलार्ध में शीत अयनात होने पर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बात गलत है, पहली बात सही थी कि सेकंड बात इसलिए गलत है क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में शीत संक्रांति होने पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म जो संक्रांति है वो होती है, न कि सबसे छोटी रात, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात ग्रीष्म संक्रांति के दिन होती है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 94 का। जैसे 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनद निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। पहला, हिमत्थर कोरी, हिमत्थर कोरी क्या होगा, हिमत्थर कोरी या मैप पर बोल सकते हो हिमगग्गर, कहीं कहीं लिखा होता है ना, ये प्रदानात्मक स्थलाकृति होती है, पहली बात सही है। एकर या एस्कर, एस्कर जो होता है ये निक्षेपात्मक हिमनद सुरंगों में जमा तलछट होती है। बर्गसुंड क्या होता है, बर्गसुंड यहाँ पर
ये हिमनद के शीर्ष पर दरार शिलाकृति नहीं होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये हिमनद के शीर्ष पर दरार है, शिलाकृति नहीं है। और ड्रमलिन, डुमलिन नहीं, यहाँ पर ड्रमलिन होगा। ड्रमलिन क्या होगा, ड्रमलिन जो होता है ये निक्षेपात्मक अंडे के आकार की एक छोटी पहाड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निक्षेपात्मक शिलाकृति होंगी। राइट, तो क्या होगा यहाँ से, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ड्रमलिन। 1 और 2 तो करेक्ट है। जो ड्रमलिन है ये निक्षेपात्मक, यहाँ पे निक्षेपात्मक होती है। हाँ, ये भी सही होगा। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4 करेक्ट है। 1, 2, 4, 1, 2, 4 लेकिन स्टेटमेंट में नहीं है, तो 1 और 2 यहाँ से होना चाहिए। फिर 1, 2 और 4, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 4 स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ से ही करेक्ट होना चाहिए। यही करेक्ट हो गया। यहाँ से 1, 2 और 4, यहाँ पे 1 ऐड कर लो, 1, 2, 4 यहाँ से आंसर होगा ए नंबर। ये 96 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट, अरेबियन प्लेट और कोकोस प्लेट। ठीक है, देखो यहाँ पर जो यूरेशियाई प्लेट है ये भी आपकी प्रमुख है, अरेबियन भी प्रमुख है, लेकिन जो कोकोस प्लेट है ये आपकी क्या होती है, लघु प्लेट होती है। ठीक है, लघु प्लेट तो ठीक है, लेकिन ये भी एक तरह से प्रमुख प्लेट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्गीकरण में पाया गया कि जो अरब और कोकोस जैसी प्लेटें हैं ये भी प्रमुख हो सकती हैं। राइट, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट को सही मानेंगे। ठीक है, कहीं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट गलत दे रखा है, लेकिन स्टेटमेंट को सही मानेंगे। यहाँ पर तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर 96 का हो जाएगा डी। यहाँ से बात इसकी जो 96 की है ये करेक्ट होगी, तीनों बातें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर पूर्वी राज्यों की निम्नलिखित राजधानियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 97 का, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से इसका आएगा, इसमें पहला आएगा, तीसरा मतलब गंगटोक। राइट, सिक्किम की राजधानी है, ये अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से पश्चिम में। और उसके बाद आएगा आपका पहला दिसपुर। राइट, उसके बाद चौथा आपका आएगा नागालैंड की राजधानी, ये असम के जो पूर्व में स्थित है, कोहिमा। तो यहाँ से चौथा 3, 1, 4। उसके बाद जो आएगा लास्ट वाला 2, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 डी नंबर में यहाँ से 97 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अधिकतम ज्वारी परास का कारण बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। यहाँ से ये एक तो देखो अधिकतम ज्वारी परास जो यहाँ से इसकी टाइडल जो रेंज होती है, ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की ऊंचाई के बीच अंतर होता है। अधिकतम ज्वारी परास वृहद ज्वार की स्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा करेक्ट 98 का, यहाँ से ए स्टेटमेंट सही है। चंद्रमा की जो उपभू स्थिति है उसके साथ वृहद ज्वार इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चंद्रमा की वह स्थिति होती है जब पृथ्वी की सबसे निकट होता है, और यहाँ पर जो ये निकटता के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिकतम हो जाता है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 98 का। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण की आदर्श स्थितियां हैं। आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर। ये जो आदर्श स्थिति जो होगी ताप व्युत्क्रमण की, करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो पहला क्या बोला है, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन, ये बात गलत होगी। ठीक है, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन ये जो क्या होगा, ये स्थिति निवार नहीं है, गलत होगा। बादलनुमा या बादल युक्त आकाश, ये भी यहाँ से गलत है, क्योंकि बादल में आकाश बादलों का होना व्युत्क्रमण को रोकता है, क्योंकि यहाँ पर बादल पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊष्मा है इसको वापस पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर देती हैं, ये भी गलत हुआ। शांत और स्थिर वायु, शांत और स्थिर वायु यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण, यदि हवा चलती है तो यहाँ पर ठंडी और निचली जो हवा है इसको ऊपर की ओर गर्म करेगी, साथ यहाँ पर मिला देगी, जिससे यहाँ पर व्युत्क्रमण टूट जाता है और शांत हवा ठंडी हवा को सतह के पास जमा होने देता है। तो जो आदर्श स्थिति को बनाता है, तो यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट जब करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल 3 बी बात यहाँ से इसकी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा कई समय क्षेत्र टाइम जोन है उसको अपनाने का सर्वाधिक संभावना है। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर, एक देश जिसका विशाल देशांतरी विस्तार हो। ठीक है, ए यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 कल कराया और पार्ट 2 करके आपको जो टेस्ट था यूकेटी का ज्योग्राफी का, इसका पहला टेस्ट यहाँ पे फिनिश किया मैंने। राइट, उसको जो स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2 को, वो भी आपको ज्योग्राफी करेगा।
पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको भी करेंगे। और यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन पेपर इसका है मार्केट में अवेलेबल है, और इसका जो व्याख्या है मैं आपको बता रहा हूँ, व्याख्या में जो कुछ स्टेटमेंट में डाउट, स्टेटमेंट क्या, जैसे कि आपको जो व्याख्या वो पूरी सही लिखी हुई है, लेकिन जो इसके स्टेटमेंट जैसे कि बी सी डी है ना, इस चीज़ को लेकर उन्होंने प्रिंट ऊपर नीचे थोड़ा सा प्रिंटर में कर दिया है। बाकी पूरी स्टेटमेंट जो व्याख्या एकदम एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो नंबरिंग है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो व्याख्या में उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। नंबरिंग के साथ कहीं कुछ 3-4 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया नंबरिंग में, तो वो चीज़ आप देख के चलेंगे। बाकी जो नेक्स्ट टाइम से वो भी आपको एकदम क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।